तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार के प्रयास से प्याज और टमाटर की कीमतों में आई कमी। टमाटर ने खुदरा मूल्य 29% तो प्याज की खुदरा कीमत 9% हुई कम। कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए रिकॉर्ड 2.5 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समग्र कृषि पर आयोजित हुआ बहुहितधारक सम्मेलन। 2 दिन की वर्कशॉप में कृषि विशेषज्ञों, किसानों और नीति निर्माताओं ने लिया हिस्सा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, डॉक्टर मंगला राय की अध्यक्षता में कमेटी का होगा गठन। कमेटी विजन डॉक्यूमेंट करेगी तैयार। देश के कई हिस्सों में पशुओं में जानलेवा बीमारी लंपी स्किन डिजीज फैलने की खबर। राजस्थान के पशुपालन मंत्री ने स्थिति की समीक्षा। लंपी स्किन डिजीज ढेलेदार त्वचा रोग एक वायरल रोग है जो गाय भैंसों को करती है संक्रमित। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। गुजरात में भी भारी बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। टमाटर के खुदरा मूल्य में पिछले महीने की तुलना में 29% की गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि मानसून की शुरुआत होने के साथ ही बाजार में टमाटर की आवक में सुधार हुआ है। प्याज के फुटकर दाम पिछले वर्ष की तुलना में 9% कम होकर काफी हद तक नियंत्रित हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने चालू वर्ष में 2.50 लाख टन प्याज का भंडार कर लिया है, जो अब तक का खरीदा गया सर्वाधिक प्याज का बफर स्टॉक है। कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 317 लाख टन से अधिक प्याज के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ इसकी बफर खरीद ने इस वर्ष प्याज की कीमत को नियंत्रित करने में मदद की है। स्टॉक को लक्षित खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से जारी किया जाएगा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और सरकारी एजेंसियों को खुदरा दुकानों के माध्यम से भेजा जाएगा। खुदरा बाजार में स्टॉक को उन राज्यों, शहरों के लिए भेजा जाएगा जहां कीमतें पिछले महीने की तुलना में बढ़ रही हैं, और प्रमुख मंडियों में भी उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसे जारी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के त्वरित विकास और खेती को व्यवहारिक, स्थिर और टिकाऊ बनाने के लिए भविष्य का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर मंगला राय की अध्यक्षता में कृषि वैज्ञानिकों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। ये बात उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कही। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर SKICC में समग्र कृषि पर 2 दिवसीय बहुहितधारक सम्मेलन के अवसर पर ये बातें कही गईं। ये ऐतिहासिक सम्मेलन देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और नीति योजनाकारों की मदद से जम्मू कश्मीर में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के समग्र विकास के लिए नवीन संरचनाओं का निर्माण करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। उपराज्यपाल ने कहा कि हमारे सामने एक और चुनौती डेयरी, मत्स्य पालन और पशुधन में वृद्धि के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना है। हमें अगले 3 वर्षों में दूध के प्रसंस्करण को 1.5 लाख लीटर से बढ़ाकर 5 लाख लीटर करने के लिए डेयरी क्षेत्र में निवेश के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम कृषि आधारित उद्योगों में अधिक निवेश पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उच्च मूल्य वाली फसलें, अधिक मूल्यवर्धन इस उद्योग को बढ़ावा देगा। हमारा मुख्य उद्देश्य GSDP में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के योगदान को दोगुना करना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हमने उत्पादकता बढ़ाने, फसल काटने के बाद की तकनीक, ऋण सहायता, बाजार पहुंच और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्थायी क्रांति लाने के लिए क्षेत्र विशिष्ट
रणनीतियां शुरू की हैं। सभी को लाभान्वित करने वाले किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है। मनोज सिन्हा ने कहा कि विजन तैयार होगा कि आने वाले 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर के कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव आ सकते हैं और किसानों को तत्कालीन लाभ कैसे मिल सकते हैं। 2 दिनों की गहन चर्चा के बाद एक निर्णय हुआ है कि डॉक्टर मंगला राय जी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी फॉर्म होगी जो एक विजन डॉक्यूमेंट हमको सुपुर्द करेगी। आने वाले 2.5-3 वर्षों में जम्मू कश्मीर की कृषि में क्या बदलाव आ सकते हैं, तात्कालिक लाभ किसानों को कैसे मिल सकता है। 8 से 10 सालों में हम जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को कहां देखना चाहते हैं और 2047 में मुझे लगता है कि उस डॉक्यूमेंट के आने के बाद पूरी शिद्दत से उसको जमीन पर लागू करने में हम लोग लगेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 2 सालों में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में काफी परिवर्तन हुआ। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर इवेंट है और लॉजिस्टिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ये एक प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्कद किया गया है। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स, फार्मर से लेकर इसमें हार्टिकल्चर फार्मर्स है, सैफरन फार्मर्स है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी अलाइड सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, उन सभी स्टेक होल्डरों को एज अ फार्मर को यहाँ पर लाया गया है और एक विजन डॉक्यूमेंट्री बनानी है गवर्नमेंट को कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को आगे बढ़ावा देंगे। तो मुझे लगता है कि आज के 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, अब तो मुझे लगता है तकमील तक पहुंच गई है कि इससे बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। हमें लगता है कि एक बड़ा होलिस्टिक अप्रोच सरकार ने रखी है कि सभी स्टेक होल्डर से सरकार बात कर रही है और जिस तरह माननीय एलजी साहब ने 2 दिन का इसमें इंटरेस्ट लिया है, लोगों को मिले हैं, सभी स्टेक होल्डर से बात की और एक कमेटी तश्कील करने की सरकार कोशिश कर रही है मंगला राय जी की सदारत में। और आज यहाँ बात हुई जो किसानों को मुश्किलात आती थी, इंटरेस्ट की बात आती थी, हमारे बैंक लोन्स नहीं मिलते थे, टाइमली जो काम नहीं होता था और एक नया विजन सरकार ने दिया है। और केंद्र सरकार के प्रयासों से हाल के दिनों में खाद्य तेलों की कीमतों में काफी कमी देखने को मिली है, जिसका फायदा उपभोक्ताओं को मिल रहा है। डिब्बाबंद सरसों तेल, सोया तेल और पाम ऑयल की खुदरा कीमतें 15 से 25 रुपए प्रति लीटर तक कम हुई हैं और आने वाले समय में इनमें और कमी की उम्मीद की जा रही है। मुख्य खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में काफी कमी देखने को मिली है। डिब्बाबंद सरसों तेल, सोया तेल और पाम ऑयल की कीमतों में इस दौरान 15 से 25 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। सरसों तेल की खुदरा कीमत जहां मार्च महीने में 200 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं 17 जुलाई तक इसकी कीमत घटकर 184 रुपए प्रति लीटर हो गई है। डिब्बाबंद सोया तेल की कीमत भी मई महीने में 200 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई थी, लेकिन अब इसकी कीमत भी घटकर 166 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। पाम ऑयल की बात करें तो मई महीने में करीब 175 रुपए प्रति लीटर के मुकाबले 17 जुलाई को इसकी कीमत 150 रुपए प्रति लीटर से भी नीचे पहुंच गई है। विभिन्न मोर्चों पर केंद्र सरकार के तत्काल हस्तक्षेप और कीमतों पर लगातार निगरानी की वजह से खाद्य तेलों की कीमतों में कमी का रुझान देखने को मिला है। गत 6 जुलाई को भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी खाद्य तेल एसोसिएशन को निर्देश दिया कि वो तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP में तत्काल प्रभाव से 15 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती करें। साथ ही केंद्र सरकार ने वितरकों के लिए भी कीमतों में कमी का निर्देश दिया और कहा कि जब भी ऐसा हो तो इसका फायदा उपभोक्ताओं तक जरूर पहुंचे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर लगने वाले आयात शुल्क में भी कटौती की है, जिस वजह से इनकी कीमतों में कमी आई है। सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन ऑयल और कच्चे सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाले बेसिक ड्यूटी को 2.5% से कम कर 0 कर दिया है। रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर भी बेसिक ड्यूटी को 32.5% से कम कर 17.5% कर दिया गया है। रिफाइंड पाम ऑयल पर लगने वाले बेसिक ड्यूटी को 17.5% से कम कर 12.5% तक कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने रिफाइंड पाम ऑयल के निःशुल्क आयात की समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 तक कर दिया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने भी खाद्य तेलों और तिलहनों की जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए पिछले दिनों विभिन्न राज्यों में औचक निरीक्षण किया, जिसका असर इनकी कीमतों में कमी के रूप में देखने को मिला है।
सरकार के विभिन्न प्रयासों से खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आनी शुरू हुई है और आने वाले समय में इनमें और कमी आने की संभावना है। ऐसे में महंगाई के मोर्चे पर उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अभी देश के कई हिस्सों में पशुओं में एक जानलेवा बीमारी फैलने की जानकारी भी मिल रही है, जिसका इलाज समय पर किया जाना आवश्यक है। अभी देश के कई राज्यों के मवेशियों में लंपी स्किन डिजीज के लक्षण दिखाई दिए हैं, जिसमें राजस्थान सहित तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य शामिल हैं। तेजी से फैल रही इस बीमारी से बचाव के लिए राजस्थान के पशुपालन मंत्री ने पंत कृषि भवन में विभागीय उच्च अधिकारियों के साथ पश्चिमी राजस्थान में मवेशियों में फैल रही लंपी स्किन डिजीज की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को बीमारी की रोकथाम एवं उपचार के लिए आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपातकालीन परिस्थितियों में दवाइयां खरीदने के लिए बजट आवंटित करने के निर्देश दिए हैं। लंपी स्किन डिजीज LSD या ढेलेदार त्वचा रोग एक वायरल रोग है जो गाय भैंसों को संक्रमित करती है। इस रोग में शरीर पर गांठें बनने लगती हैं, खासकर सर, गर्दन और जानागों के आसपास। धीरे धीरे ये गांठें बड़ी होने लगती हैं एवं घाव बन जाते हैं। पशुओं को तेज बुखार आ जाता है और दुधारू पशु दूध देना कम कर देते हैं और कई बार तो पशुओं की मौत भी हो जाती है। पशुपालन मंत्री ने बताया कि लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है। ऐसे में पशु चिकित्सकों द्वारा लक्षण आधारित उपचार किया जा रहा है। और नीति आयोग और मुख्य खाद्य कार्यक्रम ने एशिया और अफ्रीका में बाजरे को मुख्य धारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस पहले की शुरुआत की है। पहल का शुभारंभ नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने किया। कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। प्रस्ताव के मुताबिक साल 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का फैसला लिया है। तो नीति आयोग ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक स्टडी किया है कि हम गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो एशिया में है, जो अफ्रीका में है, उनका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। चाहे वो गुड प्रैक्टिस जो है प्रोडक्शन में हो, चाहे वो गुड प्रैक्टिस मार्केट में हो, वैल्यू चेन में हो, पॉलिसी में हो, तो उस सब को हम एंट्री लेंगे और उसमें से फिर बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है उसका भी चयन करेंगे, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं और जिनको मिलेट में इंटरेस्ट है उनको इसके बारे में पता चले और जिन्होंने गुड प्रैक्टिस मिलेट में डेवलप की हैं उनको आगे इसे करने के लिए बढ़ावा मिले। नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि बाजरे के कई फायदे हैं। बाजरे के प्रमोशन से भारतीय किसानों को कई फायदे मिलेंगे। साथ ही बाजरा स्वास्थ्य, पोषण और जलवायु के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति हिंदुस्तान का 32 किलो मिलेट्स खाता था एक जनजीवन वहीं बारिश के कारण
पानी भर जाने के कारण टापुओं में हुए हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीमें लगातार बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में जुटी हैं। अगले 24 घंटों में मेहसाणा, बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा और छोटा उदयपुर में भारी बारिश की संभावना है। वहीं एनडीआरएफ की 13 टीम और एसडीआरएफ की 21 टीमें प्लाटून में तैनात हैं। राज्य सरकार की ओर से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। असम के कुछ जिलों में विशेष रूप से पूर्वी भागों में मध्यम से भारी बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र और इसकी कुछ सहायक नदियों जैसे दिहिंग, दिसांग, सुबनसिरी, मानस और बेकी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है क्योंकि कोई भी नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं बह रही है। उधर मंगलवार को भी बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। 4 जिलों कछार, दीमा हसाओ, मोरीगांव और तामुलपुर में प्रभावित आबादी की संख्या घटकर 23,000 रह गई है। 270 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी पानी में डूबी हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस साल 6 अप्रैल 2022 से बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 196 है। कल मौत का कोई मामला सामने नहीं आया। पिछले 24 घंटों में बोंगई गांव, सोनितपुर और तिनसुकिया जिलों में कटाव के कारण नुकसान हुआ है, जबकि करीमगंज जिले में भूस्खलन की सूचना मिली है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। डोडा जिले के कहारा इलाके में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से कई घरों और स्कूलों की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा भारी जानो माल का नुकसान हुआ है। बाढ़ के कारण इलाके में काफी नुकसान देखने को मिला है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं देश भर की मंडियों के भाव पर। कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को अधिकांश मंडियों में धनिये के सौदे मामूली बदलाव के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान धनिये के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। बात धनिये के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 18 जुलाई को धनिये का भाव रहा 10,575 रूपए, जो कि 19 जुलाई को 25 रूपए की बढ़त के बाद 10,600 रूपए हो गया। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 19 जुलाई को धनिये का भाव रहा 11,550 रूपए। वहीं मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में धनिये के सौदे 8,660 रूपए पर हुए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 18 जुलाई को धनिये का भाव रहा 8,500 रूपए। 19 जुलाई को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 8,500 रूपए पर बना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान धनिये के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 18 जुलाई को धनिये का भाव रहा 11,450 रूपए। 19 जुलाई को इसके सौदे 20 रूपए बढ़कर 11,470 रूपए पर हुए। धनिये की पैदावार पर नजर डालें, पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी तीसरे आंकलन के मुताबिक देश भर में इस साल 8,32,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 7,01,000 टन थी। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो 19 जुलाई को अधिकांश मंडियों में मूंग के सौदों में बढ़त दर्ज हुई। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 18 जुलाई को मूंग का भाव रहा 6,005 रूपए, जो कि 19 जुलाई को 225 रूपए बढ़कर 6,230 रूपए हो गया। केरल की बात करें तो यहाँ की मंजेरी मंडी में मूंग का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 18 जुलाई को इसका भाव रहा 9,250 रूपए, जो कि 19 जुलाई को भी 9,250 रूपए पर टिका रहा।
राजस्थान की विजयनगर मंडी में 19 जुलाई को मूंग का भाव रहा 4,850 रुपए। साथ ही राज्य की जोधपुर मंडी में 18 जुलाई को मूंग की खरीद 4,700 रुपए पर हुई। 19 जुलाई को यहां इसका भाव 80 रुपए की तेजी के बाद 4,780 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 18 जुलाई को मूंग का भाव रहा 5,800 रुपए, जो कि 19 जुलाई को 50 रुपए की मजबूती के बाद 5,850 रुपए हो गया। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मूंग की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। देश में कुल मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 2,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल मूंग की पैदावार 28,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 30,90,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपीडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल के दौरान कुल दालों का निर्यात 44,296 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 18,449 टन का हुआ था। यानी अप्रैल महीने के दौरान दालों के निर्यात में 25,847 टन का इजाफा हुआ है। और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल। जम्मू कश्मीर में धान की रुपाई करे, धान के खेत में निराई कर ले। किसान भिंडी की रुपाई कर सकते हैं। भिंडी के खेत में निराई करे। यही बैंगन की रुपाई कर ले। बैंगन के खेत में गुड़ाई और निराई करे। साथ ही लाल मिर्च की रुपाई के लिए समय उपयुक्त है। लाल मिर्च के खेत में गुड़ाई और निराई करें। इसके अलावा टमाटर की रुपाई करते रहे। टमाटर के खेत में गुड़ाई और निराई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। किसान मक्के के खेत की देखभाल करते रहे। उत्तराखंड में धान की रुपाई कर ले। धान के खेत में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखे। किसान सेब के बागों की देखभाल करते रहे। सेब की तुड़ाई कर ले। यही मक्के की बुआई कर सकते हैं। मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। उत्तराखंड में फूल गोभी की बुआई करते रहे। किसान उड़द की बुआई करे, वहीं पत्ता गोभी बोए। इसके अलावा ब्रोकली की बुआई करने का समय सही है। यहाँ बीन्स की बुआई करते रहे। उत्तराखंड में सोयाबीन की बुआई कर सकते हैं। किसान मूंग की बुआई करे, इसके साथ ही कद्दू की बुआई कर ले। वहाँ ज्वार के खेत में सिंचाई करते रहे। अभी गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में
राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय दल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और उन्हें खेलों के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को जी भर के खेलने की सलाह दी। उड़न परी के नाम से मशहूर पूर्व एथलीट पीटी उषा ने राज्यसभा में सांसद के तौर पर शपथ ली। सभापति वेंकैया नायडू ने उन्हें शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र शिवसेना से संबंधित 5 मामलों की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सभी पक्षों को अगले शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। अदालत ने अयोग्यता को लेकर स्पीकर को कोई कार्रवाई नहीं करने के भी निर्देश जारी करते हुए विधानसभा के रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखने को कहा। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए शुरू किए गए टीकाकरण अभियान में पिछले दिनों अहम उपलब्धि हासिल हुई, जब लोगों को दी गई खुराकों की संख्या रविवार को 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि का गर्व का क्षण बताया। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 200.61 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।